आदित्य, नीरज, सपना और पूजा एक अजीब और डरावने कॉटेज पर जाने का मन बनाते हैं। ये कॉटेज गांव से काफी दूर घने जंगल के बीच स्थित था। लोग इस कॉटेज के बारे में कहते थे कि ये किसी खतरनाक श्राप से बंधा हुआ है और जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं लौटता। लेकिन चारों दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वे एक रात यहाँ बिताकर हर डर को नकार देंगे। जैसे ही वे उस वीरान रास्ते पर चले, घना जंगल और हवा की आवाजें उनके दिलों में बेचैनी पैदा करने लगी। रास्ता जितना लंबा होता गया, उनका डर उतना ही बढ़ता गया। हर कदम के साथ जैसे किसी ने उनके सिर पर खड़ा हाथ महसूस किया हो। सपना ने बोला, ये जगह मुझे कुछ अजीब लग रही है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे सपना सपना, तुम्हारी ये सारी बातें भी ना आजकल की डरावनी फिल्में जैसी लग रही हैं। ये सब सिर्फ एक कहानी है। ये सुनकर सपना चुपचाप अपना सिर झुका लेती है और सभी का ध्यान उस खौफनाक कॉटेज पर चला गया। जब वे आखिरकार भैरवी कॉटेज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये एक पुराना, जर्जर और अकेला कॉटेज था। आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी थी। खिड़कियां बंद थी और दरवाजे के लकड़ी के हिस्से में दीमकें लगी हुई थी। कॉटेज के अंदर पहुंचते ही एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई, जैसे कोई हवा का झोंका उन्हें अंदर खींचने के लिए बुला रहा हो। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या हम अंदर जाएं? यह जगह मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। नीरज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे डरो मत, हम तो बस एक रात के लिए आए हैं। वो अंदर घुसते हुए अपने कदमों के आवाज को नजरअंदाज करता गया, लेकिन अजनबी सी खामोशी ने उन्हें परेशान कर दिया। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, एक पुरानी सी दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जो पहले से ही कई सालों से बंद हो चुकी थी। और फिर अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किसी ने देखा नहीं, पर दरवाजे की आवाज काफी तेज थी। सपना ने कहा, ये क्या था? सभी ने आपस में नजरें मिलाई और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो खौफ उनके दिलों में समा गया था वो स्पष्ट था। क्या ये सब उनके दिमाग का खेल था या कुछ और? उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी जगह की अजीब आवाजें हैं और बाहर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, तो रात भर यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता गया, कुछ और ही घटनाएं घटने लगी। आधी रात को अचानक किचन से चम्मच गिरने की आवाज आई। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी ने हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। तो पूजा ने घबराकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लगने लगा है। तो आदित्य ने कहा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सब दरवाजे और दीवारों की आवाजें हो सकती है। लेकिन इस बार सपना ने कुछ देखा। एक बड़ी तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ था जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लगता था। वो औरत अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं इन दीवारों में बसी हुई थी। ये तस्वीर, सपना ने कहा, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। और तभी अचानक उस तस्वीर के पीछे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे धुंधला हो गया। ये पहली बार था जब उन्हें महसूस हुआ कि यह कॉटेज सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा की गिरफ्त में था। जैसे ही रात का अंधेरा और गहरा हुआ, चारों दोस्त अपने अपने कमरे में जाने के बजाय एक साथ बैठने का फैसला करते हैं। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक हल्का सा डर था। उस डर का कोई खास कारण नहीं था, पर कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। पूजा और सपना बेंच पर बैठी थी, जबकि आदित्य और नीरज कमरे के बीच में खड़े थे, एक दूसरे से बातें करते हुए।
तभी एक और अजीब घटना घटी। अचानक से किचन में से एक और आवाज आई, चम्मच गिरने की। ये आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि सबने एक साथ सिर उठाया। नीरज ने कहा, ये तो अब काफी अजीब हो गया है। किचन से कोई आवाज आ रही है, फिर भी कोई दिख नहीं रहा। तो आदित्य हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अरे हो सकता है कि कोई बिल्ली होगी। लेकिन सपना का चेहरा गंभीर था। क्या तुम लोगों ने उस तस्वीर को देखा था जो उस दीवार पर थी? उसमें कुछ बहुत अजीब था। पूजा ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, वो आंखें, वो कुछ अलग ही थी। फिर अचानक कमरे में बत्तियां फड़कने लगी। पहली बार तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बत्तियां बार बार जलने बुझने लगी तो सभी का ध्यान उस पर गया। अचानक सबकी नजरें दीवार की ओर गई, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल भी आम नहीं थी। सपना ने डरते हुए कहा, क्या तुमने देखा? ये तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है। अब किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के सामने तस्वीर में अचानक हलचल हुई। उस महिला की आंखें अब और भी बड़ी हो गई और उसका चेहरा मानो जीवित हो उठा हो। आदित्य ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। चारों दोस्तों ने अपनी जगह से हिलने का साहस नहीं किया। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और फिर अचानक दीवार से तेज खड़ खड़ की आवाज आई। ये सुन सबका दिल धड़कने लगा और नीरज ने चुपके से कहा, ये जगह, मुझे सच में डर लगने लगा है। तभी बत्तियां पूरी तरह से बंद हो गई और कमरे में एक गहरी चुप छा गई। पूरे कॉटेज में जैसे समय थम गया हो। तभी सपना ने देखा, वो महिला जो पहले तस्वीर में थी अब उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखें वह पूरी काली हो चुकी थी। तुम लोगों ने इसे छेड़ा है, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। उसकी आवाज एक धीमी अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ गूंज रही थी। तो आदित्य ने कांपते हुए आवाज में कहा, क्या तुम जीवित हो? लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी ओर देखा और फिर जैसे हवा में कोई हलचल हुई और अचानक वो गायब हो गई। अब तक सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये सब सच था या फिर उनकी कल्पनाएं थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, ये कॉटेज किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। कुछ देर के लिए चारों दोस्त अपने अपने विचारों में खोए रहे। पूजा और सपना तो सहमी हुई थी, जबकि आदित्य और नीरज अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो हुआ वो सच था। मगर एक अजीब सी बेचैनी उनके भीतर घर कर गई थी, जो उनकी हर बात और हर कदम को प्रभावित कर रही थी। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोग भी महसूस कर रहे हो जैसे ये कॉटेज हमें अपने अंदर खींच रहा हो? ये सुन सपना ने सिर झुका लिया। मैंने तो अब तक जो देखा वो मुझे यकीन दिलाता है कि यहाँ कुछ गलत है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को ना क्या मैं बोलूं, तुम दोनों तो बिल्कुल बच्चों जैसे डर रहे हो। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, समझो। नीरज अब चुप था। उसकी आंखों में भी कुछ अजीब सा था। वो बार बार उस तस्वीर की ओर देख रहा था, जो अब भी दीवार पर टंगी हुई थी। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थी, जैसे कोई गहरी रहस्यमयी ताकत उसमें समा गई हो। फिर अचानक आदित्य की आवाज सुनाई दी, क्या तुम सबको वो अजीब सी आवाज सुनाई दी थी? पूरे कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। फिर एक हल्की सी खड़खड़ाहट आई, जैसे किसी ने लकड़ी के नीचे से आवाज निकाली हो। सपना ने डरते हुए पूछा, दोस्तों ये क्या है? आदित्य और नीरज ने किचन की ओर बढ़ते हुए देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया।
किचन के अंदर जैसे किसी ने सब कुछ खा लिया था। खटमल, चींटियां और गंदगी, ये जगह अब जैसे जिंदा हो उठी हो। सब कुछ खत्म हो चुका था। नीरज ने कहा, ये डरावना लगता है यार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक अजीब सी गंध आई, जैसे मरे हुए जानवर की। हवा में कुछ पल के लिए असहनीय गंध फैली और सबकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। सपना और पूजा तो डर के मारे कांप रही थी और आदित्य और नीरज अब पूरी तरह से समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक किसी ने धीरे से दरवाजे को खटखटाया। ये सुनकर आदित्य ने पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब दो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और सामने एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही थी। वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे कोई अजीब छाया। ये वही औरत थी जो पहले तस्वीर में थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और सपना की ओर घूरते हुए बोली, तुमने मेरे स्थान पर कदम रखा है और अब तुम्हें मेरी तरह यहाँ फंसने का मौका मिला है। चारों दोस्त कुछ समझ पाते इससे पहले ही औरत ने अपनी झुकी हुई गर्दन को ऊपर किया और उसकी आंखों से एक घना अंधेरा फूट पड़ा। कमरे में हर जगह एक घना काला धुआं फैल गया। चारों दोस्त पल भर के लिए कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन तभी उन सब ने महसूस किया कि उन सभी के शरीर पर एक कचोट महसूस होने लगी, जैसे कोई भारी दबाव हो। पूजा ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर नीरज ने कहा, हम तो फंस गए हैं। अब कोई हमें नहीं बचा सकता। उसकी आवाज में डर बिल्कुल साफ झलक रहा था। अचानक वो महिला फिर से गायब हो गई और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। लेकिन जिस डर को उन्होंने महसूस किया था, वो अब उनके अंदर एक स्थायी छाप छोड़ चुका था। ये क्या था? क्या ये सच में एक आत्मा थी जो उन्हें पकड़ने आई थी, या फिर कोई और जाल था जो उन्हें फंसा चुका था? चारों दोस्त अब डर और घबराहट में थे, लेकिन वे एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। अब ये साफ था कि उन्हें इस कॉटेज से निकलना था, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे पूरी तरह से बंद थे और दीवारों से कभी कभी अजीब सी खटखटाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अंदर से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। नीरज ने झुके हुए मन से कहा, दोस्तों, हमें शांति से सोचकर कोई तरीका निकालना होगा। किसी भी हालत में हमें इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। तो पूजा ने कांपते हुए कहा, क्या तुम लोग नहीं समझ रहे हो? हम सिर्फ बाहर नहीं निकल सकते, ये जगह हमें रोक रही है। हम जिस रास्ते से आए थे अब वो भी नहीं दिख रहा। आदित्य, जो अब तक हंसते हंसते डर को नकारने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में भी अब डर बिल्कुल साफ दिखने लगा था। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये सच में एक आत्मा है तो हमें उससे लड़ने की कोशिश करनी होगी। ये सुनकर सपना ने अपनी आंखों में एक शंका के साथ कहा, फिर हमें क्या करना होगा? क्या हमें कोई तरीका मिल सकता है? यहाँ सबका ध्यान उस पुरानी तस्वीर पर था जो अब भी दीवार पर टंगी हुई थी। अब तक वो तस्वीर हर एक के दिमाग में घुसी हुई थी। सपना ने देखा कि अब उस महिला का चेहरा कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें फिर से काली हो गई थी और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान जो पहले डरावनी थी, अब कई ज्यादा घिनौनी लग रही थी। पूजा ने डरते हुए पूछा, ये तस्वीर, क्या ये किसी श्राप का हिस्सा है? क्या यही हमें फंसाने के लिए है? सपना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ और जानना चाहिए। वो तस्वीर के पास पहुंची और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही वो तस्वीर के पास आई, उसे अचानक याद आया, वो महिला जो तस्वीर में थी वो कोई और नहीं
बल्कि उस कॉटेज की पुरानी मालकिन थी। उसका नाम था भैरवी। ये वही नाम है जो कॉटेज के बारे में हमसे सुनने को मिला था। ये वही महिला है जिसने इस जगह को अपना घर बना लिया था। नीरज ने सर झुका लिया और कहा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? और क्या वो सिर्फ एक भूत है या इसका कोई और रहस्य है? सपना की आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही वो कुछ जानने की कोशिश भी कर रही थी। मुझे लगता है अगर हम भैरवी के बारे में और जाने तो शायद हम इसका समाधान ढूंढ सके। फिर आदित्य ने कहा, लेकिन हम जानेंगे कैसे? हमें तो यहां से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। तभी अचानक जैसे दीवारों से कोई आवाज आई, तुम जितना चाहोगे उतना ही खोदोगे, तुम्हें हर राज जानने का हक नहीं है। ये आवाज बिल्कुल अलग थी, जैसे भैरवी खुद बोल रही हो। चारों दोस्तों ने सहम कर एक दूसरे की ओर देखा। अब हमें एक और तरीका अपनाना होगा, आदित्य ने डरते हुए कहा। हम भैरवी के बारे में और कुछ जानकारी खोज सकते हैं। नीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्या हमें और अंधेरे में घुसने की जरूरत है? तो सपना ने कहा, हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें ये सब जानना ही होगा। हमें इसके बारे में हर एक सच पता करना ही होगा। अब सपना की बात में कोई मजबूती थी और आदित्य ने भी उसकी बात मानी। चारों दोस्तों ने फिर उस तस्वीर की ओर देखा, जैसे उस पर लिखे हर एक शब्द में उनके सवालों का जवाब छुपा हो। आदित्य ने कहा, हमारा अगला कदम यही होगा, इस कॉटेज के अतीत को खोजना। हम शायद भैरवी को सच्चाई दिखा सकें। अब तक चारों दोस्तों को यह एहसास हो चुका था कि वे केवल भैरवी कॉटेज में नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रहस्य के बीच थे जो लंबे समय से दबा हुआ था। हर पल जैसे इस जगह ने उन्हें और घेर लिया था। सपना की सोच में एक गहराई थी और वो अब एकदम शांत हो गई थी। उसके दिमाग में ये ख्याल था कि अगर वे भैरवी के अतीत के बारे में कुछ और जान सके तो शायद वे इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। सपना ने धीरे से कहा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें भैरवी के बारे में सब कुछ जानना होगा। उसकी कहानी, उसकी मौत और उसका ये भूतिया स्थान, हमें इसका राज खोलना ही होगा। चारों ने अपनी जिज्ञासा और डर को एक साथ संभालते हुए कॉटेज के अंदर और भी गहराई में जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि इस घर के हर एक कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है और उन्हें ये सब जानना जरूरी था। आदित्य और नीरज किचन की तरफ बढ़े, जबकि पूजा और सपना ने लिविंग रूम की पुरानी अलमारियां और किताबों को खंगालना शुरू किया। किताबों के बीच एक पुरानी डायरी मिली। सपना ने उसे सावधानी से खोला और उसमें सबसे पहले जो चीज पढ़ी वो एक खौफनाक घटना की दस्तावेजी थी। पूजा ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है सपना? सपना ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ये भैरवी की डायरी है। लगता है उसने ये सब अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा था। तो आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, सपना जरा पढ़ो तो, आखिर क्या लिखा है इसमें? सपना ने एक पैराग्राफ पढ़ा। मैंने सुना है कि मेरी आत्मा इस जगह को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैं वही हूं जो इसे श्रापित कर चुकी है। मैंने अपने ही परिवार के खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था और अब मुझे ये सजा मिल रही है। क्या मैं भी कभी मुक्त हो पाऊंगी? ये पढ़ते ही चारों का दिल धड़कने लगा। ये सच में किसी रहस्यमयी ताकत से जुड़ा हुआ था। भैरवी ने तंत्र मंत्र से ये जगह श्रापित कर दी थी और अब उसकी आत्मा खुद इस स्थान पर बंधी हुई थी। नीरज ने कहा, ये क्या बकवास है? तंत्र मंत्र और श्राप, क्या हमें इसमें विश्वास करना चाहिए? लेकिन आदित्य और सपना ने एक दूसरे को देखा। इस डायरी ने सबकी सोच बदल दी थी। अगर भैरवी ने सच में इस जगह को श्रापित किया था तो क्या उनकी आत्मा खुद भी इसी श्राप के भीतर बंधी थी? सपना ने डायरी में और कुछ लाइन पढ़ी, जो भी इस जगह में आएगा वो मेरी तरह बुरी तरह फंसेगा। मैं जानती हूँ कि यह श्राप
अनंत होगा। इतना पढ़ते ही डर के मारे सपना ने डायरी बंद कर दी और सबकी तरफ मुड़ी। हमें भैरवी की आत्मा को शांति देनी ही होगी और तभी हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। चारों को अब यह एहसास हो चुका था कि वे सिर्फ एक डरावनी आत्मा के साथ नहीं बल्कि एक पुरानी श्रापित कहानी से लड़ रहे थे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को बचाना नहीं था बल्कि उस आत्मा को भी मुक्ति देना था जो इस जगह में बंधी हुई थी। तो आदित्य ने कहा, हमें भैरवी के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी खोजनी होगी। हम इस श्राप को खत्म कैसे कर सकते हैं? सपना ने गंभीर होकर कहा, हमें भैरवी के पुरानी पूजा स्थल या तंत्र मंत्र का पता लगाना होगा। वहीं से शायद हमें इसका हल मिल सके। सपना और आदित्य के मन में अब एक नया उद्देश्य था। इस रहस्यमयी और भूतिया जगह से निकलने के लिए उन्हें भैरवी के श्राप को समझना और उसे समाप्त करना होगा। और फिर इसके बाद चारों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें भैरवी के तंत्र मंत्र और श्राप को खत्म करने के लिए वो स्थल खोजना होगा जहां उसने इन सब को शुरू किया था। सपना ने डायरी में लिखी एक और लाइन पढ़ी जिसमें भैरवी ने एक पुरानी जगह का जिक्र किया था। वो जगह शायद उसी कॉटेज के अंदर कहीं छिपा हुआ था, पुराना पूजा स्थान जिसे अब कोई नहीं जानता था। सपना ने कहा, यहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे हमें खोजना होगा। अगर हमें श्राप से मुक्ति पानी है तो हमें भैरवी के आखिरी दिन और उसके तंत्र मंत्र के बारे में सब कुछ पता करना होगा। चारों ने एक बार फिर कॉटेज के अंदर की खोज शुरू की, लेकिन अब उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दीवारें उनकी ओर बढ़ रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी और कमरे के कोने में कभी कभी घना धुआं सा छा जाता था। लेकिन वे इस बार डर को अपने अंदर से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पास एक उद्देश्य था। आदित्य, जो अब तक सबको साहस देता आया था, वो भी अब पहले जैसा आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपने चिंता को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, हमें ये करना ही होगा। किसी भी हालत में हमें वो पूजा वाली जगह ढूंढना होगा। पूजा और नीरज एक दूसरे से घबराए हुए थे, लेकिन वो भी सपना और आदित्य का पीछा करते हुए अंदर और गहरे चले गए। एक समय के बाद वो उस कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो कमरा एक पुरानी सीढ़ी के नीचे था जो एक घनी धुंध से घिरा हुआ था। सपना ने कहा, ये वही जगह है, ये वही पूजा स्थल है जहां भैरवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। कमरा वो अजीब सा था। दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द कुछ ऐसे थे, मुक्ति नहीं, सिर्फ मृत्यु। ये शब्द और उनका अर्थ बहुत डरावने थे, लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद ही वे आगे बढ़ सकते थे। आदित्य ने धीरे से कहा, ये क्या है? क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे दोस्तों? तभी कमरे के बीचों बीच एक पुराना पूजा पात्र दिखाई दिया। उस पात्र के पास काले रंग का धागा पड़ा था जो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रहा था। इसके चारों ओर कुछ तंत्र क्रियाएं आकृति थी जिनसे लगता था कि भैरवी ने इसी का प्रयोग किया था। सपना ने घबराकर कहा, हमें यह धागा छूना नहीं चाहिए, यह शायद भैरवी का श्राप है। लेकिन पूजा ने कहा, अगर हमें इससे बचना है तो हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद हम फंस जाएंगे। फिर नीरज ने उस धागे को उठाया। जैसे ही उसने उस धागे को छुआ, कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई दीवार टूट रही हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि दीवार में एक दरवाजा खुल रहा था, लेकिन वो दरवाजा इतना पुराना और जंग लगा हुआ था कि उसे खोलना मुश्किल था। आदित्य ने कहा, ये क्या है? क्या ये हमें और अंदर ले जा रहा है? तो सपना ने कहा, हम इसे खोजना चाहते थे और अब हमें इसका सामना करना होगा।
ये दरवाजा भैरवी की आत्मा का रास्ता हो सकता है। फिर चारों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य देखकर सबका दिल बैठ गया। वो एक और गहरी सुरंग की तरह था जो नीचे की ओर जा रहा था। पूजा ने डरते हुए कहा, यार, ये जगह और गहरी हो रही है। क्या ये भैरवी का श्राप हमें हमेशा के लिए जकड़ने वाला है? तो सपना ने उसे शांति से कहा, हमें यही जाना होगा। भैरवी का श्राप का रहस्य यही खत्म होगा। फिर वो सभी धीरे धीरे उस सुरंग में कदम रखने लगे। हर कदम के साथ दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी और उनके भीतर की डरावनी बेचैनी अब गहराती जा रही थी। सुरंग में जाते हुए उन्हें महसूस हुआ कि जैसे समय थम गया हो। ये जगह न केवल श्रापित थी, बल्कि ये भी लग रहा था कि वे कोई ऐसे स्थान पर पहुंच रहे थे जहां से लौट पाना लगभग असंभव होगा। सुरंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। सुरंग की दीवारों पर कुछ पुराने अक्षर में कुछ लिखा था जो अजीब तंत्र मंत्र और भूतिया प्रतीकों से भरा हुआ था। वातावरण में घना अंधेरा था और हवा में एक ठंडी सी गंध आ रही थी जो मन में डर और बेचैनी पैदा कर रही थी। आदित्य के मन में ये ख्याल आ रहा था कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम सच में इसे जानना चाहते हैं? उसने डरते हुए कहा, क्या हमें भैरवी की आत्मा को और ज्यादा तंग करना चाहिए? तो सपना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, देखो, अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। यह श्राप सिर्फ भैरवी की आत्मा तक सीमित नहीं है, यह सबको प्रभावित कर रहा है। तो पूजा ने कहा, लेकिन हम कैसे? क्या हम सच में उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं? तो सपना ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, हमें उसके श्राप का सामना करना होगा। हम भैरवी के तंत्र मंत्र को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसकी आत्मा को शांति दे सके तो ये जगह फिर से सामान्य हो सकती है। इसके बाद जैसे ही वे सुरंग के अंदर और आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जहां एक विशाल वेदी पर तंत्र मंत्र के कपड़े और औजार रखे हुए थे। वेदी के पास कुछ गहरे रंग की मोमबत्तियां जल रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। चारों दोस्तों को यह एहसास हो गया कि वे अब उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां भैरवी ने अपना तंत्र मंत्र किया था। सपना ने कहा, यह वही जगह है जहां भैरवी ने अपना श्राप दिया था। यहां से कुछ नहीं छुपा है, हमें उसका हल ढूंढना ही होगा। जैसे ही वेदी के पास पहुंचने के बाद सपना ने देखा कि दीवार पर भैरवी का एक चित्र था जिसमें उसकी आंखें काली और मुस्कान बिल्कुल खौफनाक लग रही थी। अचानक वेदी के पास एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज एक रहस्यमयी और डरावनी थी। चारों दोस्त घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अचानक वो आवाज फिर से आई, तुमने मेरे श्राप को तोड़ने का फैसला किया है, क्या तुम सच में इसे पूरा कर सकोगे? ये आवाज भैरवी की ही थी और वो जैसे खुद वेदी के पास खड़ी हो। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो उन चारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। भैरवी ने कड़क आवाज में कहा, मैंने अपनी आत्मा को इस स्थान पर बंधा हुआ पाया है और अब मैं इसे छोड़ने नहीं दूंगी। तो सपना ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं भैरवी। अगर तुम शांति से चली जाओ तो हम तुम्हारे श्राप को खत्म कर देंगे। भैरवी की मुस्कान एक अजीब डरावनी हंसी में बदल गई। क्या तुम समझते हो कि ये इतना आसान होगा? तुम्हारा साहस तुम्हें केवल और अधिक घेरने में मदद करेगा। तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। सपना ने धीरे धीरे तंत्र मंत्र की किताब को खोला जो वेदी पर रखी हुई थी। उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो मंत्र बोला, कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से खौफनाक आवाजें आ रही थी और मोमबत्तियां बार बार जलने फिर बुझने लगती। भैरवी की आकृति अब और स्पष्ट हो गई थी, जैसे वो पूरी तरह से जीवित हो गई हो। भैरवी चिल्लाई,
तुम इसे खत्म नहीं कर सकते।